हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। आज हम कवर करेंगे क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 3 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है हमारे रोमांटिक एरा के पोएट जॉन कीट्स जी ने। इस पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा अबाउट द पोएम जानते हैं कि इस पोएम में जॉन कीट्स जी ने किस चीज़ के बारे में लिखा है और ये पोएम कहाँ से ली गई है। ये पोएम जॉन कीट्स जी की एक वेल नोन पोएम है, इंडेमियन। कौन सी पोएम है? इंडेमियन पोएट है। और इंडेमियन होता कौन है? ये एक शेफर्ड होता है, ग्वाला होता है, जो भेड़ बकरियों को चराने का काम करता है। और ये कहाँ पर रहता है? और ये माउंट लिटमस पर रहा करता है। यहाँ पर जब वो भेड़ बकरियों को चराया करता है, चूँकि ये कहानी एक ग्रीक लीजेंड है, ग्रीक लीजेंड पर बेस्ड ये पोएम है, तो जब वो इंडेमियन जंगल में भेड़ बकरियों को चराता है तो उसे चंद्रमा की देवी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंथिया, से प्रेम हो जाता है और वो उसको ढूंढता रहता है। इंडेमियन फिर क्या करता है? चंद्रमा की देवी को लगातार ढूंढता रहता है और ढूंढते ढूंढते वो जंगलों में ढूंढा करता है। यहाँ पर इंडेमियन और कोई नहीं, खुद जॉन कीट्स जी हैं। और जंगलों में ढूंढते रहने की वजह से जब कवि को वहाँ पर प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है तो कवि उस प्रकृति की सुंदरता को अपनी इस कविता के माध्यम से बताता है। कहता क्या है, चलिए अब इस कविता में हम ये देखते हैं कि कवि ने कहाँ पर किस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया है, किस अलंकार का प्रयोग किया है, और इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन हम समझते हैं। चलिए, कविता हमारी है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। पहले हम इसका वो भी देख लेते हैं। अगर राइमिंग स्कीम देखना चाहें तो देखिए, फॉर एवर ए, नेवर ए, कीप बी, स्लीप बी, हेल्थ ए बी बी, ये हमारा चल रहा है। फिर हेल्थ, उसके बाद आगे आ जाएगा फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, ये एक लाइन है आपकी। सी, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सी, अर्थ, डी आपका डी, डेज ई, वेज ई, ये हमारी क्या है? इसकी राइम स्कीम है। ए बी बी, सी सी, डी डी ई ई। ठीक है। अब एक एक लाइन का हिंदी एक्सप्लेन समझेंगे और हर लाइन में कहाँ पर कौन सा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, हम इसको देखते हैं। ये इनकी रचना की पहली लाइन ये अमर बन गई। जॉन कीट्स जी की ये लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में अमर हो गई। कितनी बढ़िया लाइन है। उन्होंने कहा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जब इंडेमियन जंगल में घूम रहा है अपनी प्रेमिका सिंथिया को ढूंढने के लिए, तो प्रकृति की सुंदरता को देखता है और कभी उसके माध्यम से कहता क्या है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी। चूँकि जॉन कीट्स जी रोमांटिक इरा के कवि हैं और ये पूरी कविता जो है हमारी हीरोइक कपलेट में लिखी गई। कहाँ में लिखी गई है? हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। यहाँ पर कवि चूँकि प्रकृति का पुजारी है, वर्शिपर ऑफ ब्यूटी भी जॉन कीट्स जी को कहा जाता है, तो प्रकृति की सुंदरता को क्या बताते हैं, आइए अब समझते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता वह वस्तु होती है, इज अ जॉय, जो हमें आनंद देती है, फॉर एवर मीन्स होता है हमारा हमेशा या सदैव के लिए, हमेशा या सदैव। कभी कहता है सुंदरता वह वस्तु होती है जो हमें हमेशा के लिए क्या देती है? आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, कहता लवलीनेस, लवलीनेस मीन्स होती है सुंदरता। क्या होती है? सुंदरता। इंक्रीजेज मीन्स होता है बढ़ना। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इस की जो सुंदरता होती है, इस सुंदर चीज़ों की जो सुंदरता होती है वो क्या होती है? लवलीनेस में सुंदरता, इंक्रीजेज में सदैव बढ़ा करती है।
इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और ये सुंदरता जो होती है, कब कहता है कि इट विल नेवर, यह कभी नहीं, पास इनटू मतलब समाप्त होना, नथिंगनेस माने होता है शून्यता में, और ये सुंदरता कभी शून्यता में समाप्त नहीं होती, अर्थात कभी ये सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती। जो प्रकृति की सुंदरता है ना, दैट ऑलवेज रिमेन मेंटेन, वो सदैव बनी रहती, कभी समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप अबावर, और फिर कभी कहता है जो प्रकृति की सुंदरता होती है वो हमारे लिए वर्क काहेगा करती है, कहता बट विल कीप, लेकिन विल कीप माने बनाती है। अब बोअर, बोअर मीन्स होता है हमारा निकुंज, बोअर मीन्स क्या होता है, निकुंज। अब स्टूडेंट निकुंज क्या होता है, निकुंज जैसे कोई पेड़ है, ये आपका पेड़ है, इन पेड़ों की जो छाया जो बनती है वही हमारी कहलाती है क्या, निकुंज। जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनकी घनी छाया इनको क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं निकुंज। कहता है बट विल कीप अ बॉवर, बल्कि ये सुंदरता काहे कार्य करती है, एक उस निकुंज का काम करती है, क्वाइट फॉरस, हमें शांति प्रदान करती है, एंड अस्लीप, और हम उस प्रकृति की निकुंज की घड़ी छाया में क्या करते हैं, सुंदरता रूपी छाया में स्लीप माने सोते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स होता है आनंद के सपनों से भरे हुए सोते हैं, और वो नींद हमको क्या प्रदान करती है, हेल्थ माने स्वास्थ्य प्रदान करती है, एंड क्वाइट ब्रीथिंग कहता है, और क्वाइट मीन्स शांत, ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना अर्थात, और वो हमको निश्चल श्वसन प्रदान करती है। इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है। आइए अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर इस स्टैंजा में कब ने किस लाइन में कौन से अलंकार का प्रयोग किया है। एक चीज़ तो आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीज, ये पहली लाइन यहाँ पर समाप्त हो रही है। फिर इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, दूसरी लाइन यहाँ पर समाप्त हो रही है। तो जब पहली लाइन समाप्त हो और कोई कामा, कोई चिन्ह न लगे, और वो दूसरी लाइन में आकर समाप्त होती है, तो वहाँ पर हमारा अलंकार होता है कौन सा अलंकार, इंजैबमेंट अलंकार होता है। कौन सा अलंकार, इंजैबमेंट अलंकार होता है, ठीक है। और फिर कहता है देखिए अ बोअर क्वाइट फॉरस, यहाँ पर इस लाइन में हमारा कौन सा अलंकार लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा मेटाफर, कौन सा अलंकार है, मेटाफर अलंकार। मेटाफर अलंकार क्या होता है, जहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों की तुलना होती है और उनको क्या कर दिया जाता है, उनको एक मान लिया जाता है। कहता है अ बोअर क्वाइट फॉरस, जो ये सुंदर वस्तु है ये काहे क्या होती है, बोअर मीन्स एक निकुंज की तरह होती, की तरह नहीं, निकुंज ही होती है, जो हमको नींद प्रदान करती है, अच्छे मीठे स्वप्न प्रदान करती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है, और निश्चल श्वसन प्रदान करती है। यहाँ पर बोअर को क्या, बोअर क्वाइट फॉरस, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। आइए अब इसकी हम दूसरी लाइन को, दूसरे स्टैंजा को कवर करते हैं। दूसरे स्टैंजा में भी कभी कहता है देयरफॉर ऑन एवरी मारो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ despite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways। यहाँ पर पहले जो स्पेलिंग है, मीनिंग है, उनको हम समझ लेते हैं। मारो, मारो मीन्स होता है टुमारो, आने वाला कल, आने वाला कल। दूसरा ब्रीदिंग, ब्रीदिंग होता बुनना, बुनना, किसी चीज को जब हम बुनते हैं उसको ब्रीदिंग करें। फ्लावरी ब्लैंड, फ्लावरी बैंड में होता फूलों की माला। बाइंडस में होता गूंथा जाना, सॉरी बाइंडस, बाइंडस में कनेक्ट करना, जो हमें जोड़े रखती है। बाइंड में होता जोड़े रखना, जोड़े रखना। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस में होती है निराशा, निराशा। इन ह्यूमन डर्थ, इन ह्यूमन में होता मानवीय गुणों की, मानवीय गुण। डर्थ मीन्स होती है लैक, कमी। डर्थ मीन्स क्या होती है, कमी। ऑफ नोबल नेचर्स,
ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स होता है अंधकारपूर्ण, ग्लूमी मीन्स अंधकारपूर्ण, अंधकारपूर्ण, ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज। चलिए अब हम इस स्टैंजा का भी लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन समझते हैं। कहता देयरफॉर ऑन एवरी मारू, कभी कहता कि इसीलिए प्रत्येक आने वाले कल में हम क्या करते हैं, आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड, कि हम ब्रीदिंग माने बुना करते हैं, अ फ्लावरी बैंड में होता फूलों की एक माला, जो क्या करती, टू बाइंड अस द अर्थ, जो हमें इस पृथ्वी पर एक दूसरे से जोड़े रखती है। अर्थात कभी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हमारे पास केवल सुंदर चीज़ों के अलावा और कुछ भी है ही नहीं, केवल जो सुंदर चीज़ें हैं वो ही हमको इस पृथ्वी पर जीवित बनाए रखती हैं। क्योंकि ये संसार अब धोखाधड़ी से, ये संसार अमानवीय गुणों से भर गया है। इस धोखे से पूर्ण संसार में जहाँ पर मानवता बची ही नहीं है, कब कहता है ये सुंदर सुंदर चीज़ें जिनको हम हर पल जोड़ा करते हैं, जिनको हम हर पल गूंथा करते हैं, ये हमको इस पृथ्वी पर क्या करती हैं, एक साथ बनाए रखती हैं, एक साथ जोड़े रखती हैं। काहे के बावजूद, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, कहता मानवीय गुणों की कमी के बावजूद, चूंकि ये संसार निराशा से भरा हुआ है, यहाँ पर मानवीय गुण नहीं, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है, मानवीय गुणों की कमी के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर्स, कहता है यहाँ पर किसी के पास कोई श्रेष्ठ गुण ही नहीं बचे हैं, ऑफ द ग्लूमी डेज, और इन अंधकारपूर्ण दिनों के बावजूद ये कोई एक सुंदर सी चीज़ है जिसको हम बुनते हैं, और वही सुंदर चीज़ हमें इस पृथ्वी पर एक दूसरे से जोड़े रखती है। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज, तब कहता है ऑफ ऑल द अनहेल्थी, ऑफ ऑल माने वो संपूर्ण, अनहेल्थी माने होता है स्वास्थ्य न प्रदान करने वाली, एंड ओवर डार्केंड वेज, कहता एंड ओवर डार्केंड वेज, कहता और डार्केंड वेज में अंधकार से पूर्ण रास्तों के बावजूद, कहता है ऑफ ऑल अनहेल्थी, कहता वो सभी अस्वस्थकारी और अंधकार से पूर्ण रास्तों के बावजूद केवल ये सुंदरता ही है, इस पृथ्वी पर प्रकृति की सुंदरता ही है जो हमको जीवित रखती है, या जो पृथ्वी पर हमको एक दूसरे से जोड़े रखती है। इस सेकेंड स्टैंजा का यहीं पर समाप्त होता है। अब आइए इस स्टैंजा में कवि ने कहाँ पर किस अलंकार का, किस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया है, आइए हम उसको समझते हैं। कहता देयरफॉर ऑन एवरी मारो आर वी ब्रीथिंग। अब देखिए यहाँ पर WW वाह शब्द की लगातार रिपीटेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, एलिट्रेशन अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, इन दोनों शब्दों में एलिट्रेशन, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, और साथ में तो ये मान के चलिए कि इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच तो पूरे पोयम में एक साथ चलती है। क्योंकि पूरी पोयम आप देखेंगे तो हर पोयम में जो आपकी पहली लाइन है वो दूसरी लाइन में ही जाकर समाप्त होती है, तो पूरी पोयम में तो इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच हर जगह है। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, ब्रीथिंग ऑफ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द ह्यूमन डर्थ, है ना, तो पूरे उसमें जो है तो आपका इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच चलता है। अब यहाँ पर देखिए ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ, जब पहली लाइन दूसरी लाइन में जो एक जैसे शब्द लिखे हो तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एनाफोरा। यहां पर इन दोनों लाइनों में कौन सा अलंकार है, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। और इंजॉयमेंट तो पूरी जितनी भी लाइनें हैं, चार की चारों लाइनें हमारा इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच है। आइए अब इसके बाद यहाँ पर जो जो अलंकार थे वो हमने आपको बता दिए हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। कभी कहता कि मेड फॉर आवर सर्चिंग, वो कहता है जो निराशापूर्ण दिन थे, अवसादपूर्ण दिन थे, उन सब दिनों के बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें अपनी तलाश क्या रखनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, कहता हाँ इन स्पाइट के बावजूद, इन सभी चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई एक सुंदर वस्तु ऐसी है जो मूव्स अवे द पाल, जो मूव्स अवे मीन्स हटा देती है, हमारे पास से क्या हटा देती है, पाल मीन्स होता है डार्कनेस,
अंधकार जो क्या करती है, हमारी आत्मा से, हमारे मन से अंधकार को हटा देती है। कोई एक प्रकार की सुंदर वस्तु है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, कहाँ से, कहता हमारी अंधकारपूर्ण आत्मा से अंधकार को हटा देती है। और कभी यहाँ पर अब कुछ वो सुंदर चीजें, प्रकृति की वो सुंदर चीजें हैं जो हमें नया जीवन देती हैं, ताजगी प्रदान करती हैं, उन चीज़ों को कभी कहता है कि ये जब चीज़ें हम प्रकृति में देखते हैं तो जो हमारे मन की निराशा होती है, जो हमारे मन के दुखी करने वाले भाव होते हैं, वो सभी हट जाते हैं। तो प्रकृति की सुंदर चीज़ें कौन सी हैं, सच एज द मून, जैसे कि सूर्य, सन मीन्स सूर्य, मून मीन्स चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, पेड़, कहता ट्रीज मीन्स पेड़, पुराने और नए पेड़, स्प्राउटिंग अ सैडी बोन, जो क्या करते हैं, स्प्राउटिंग मीन्स होता है डेवलपिंग, उत्पन्न करते हैं, सैडी बोन मीन्स होता है छायादार आशीर्वाद, अर्थात ये प्रकृति की चीज़ें जो हमको क्या देती हैं, आनंद प्रदान करती हैं, आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इन चीज़ों को देखकर हमारे मन की निराशा, हमारे मन का जो आवेश होता है वो सब क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो आइए अब यहाँ पर भी देखते हैं कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर भी देखिए यस यस लगा हुआ है, तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, जो एक जैसे शब्द एक साथ रिपीट हो रहे हैं तो एलिट्रेशन अलंकार। और उसके बाद पूरे लाइनों में हमारा इंजॉयमेंट पूरी थ्रू चलता है, पूरी कविता में इंजॉयमेंट, फिगर ऑफ स्पीच आपको लगातार मिलेगा। तो इसी के साथ ये स्टैंजा भी कवर करते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए जब कहता है ट्रीज ओल्ड एंड यंग, कहता है पुराने और नए पेड़, स्प्राउटिंग अ सैडी वुड, जो क्या करते हैं, एक छायादार आशीर्वाद उत्पन्न करते हैं। किनके लिए, फॉर सिंपल सी, उन भेड़ों के लिए जो जंगलों में चरा करती हैं। ये प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कवि करता है, कहता है एंड सच आर डैफोडिल्स, और फिर एक डैफोडिल्स, ये एक फूल है, नरगिस के फूल होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और उसी प्रकार डैफोडिल्स के फूल भी, विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन, कहता विद द ग्रीन वर्ड, जिनकी पत्तियां हरी होती हैं, और विद द ग्रीन वर्ड, कहता वो हरा भरा संसार, दे लिव इन, जिसमें वे रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट आर देमसेल्व अ कूलिंग कवर्ड मेक, एंड क्लियर मीन्स होता है स्वच्छ, रिल्स मीन्स होता है पानी का झरना, रिल्स मीन्स क्या होता है, पानी का झरना, पानी का झरना, एंड क्लियर रिल्स, और स्वच्छ पानी का झरना, दैट फॉर देमसेल्व अ कूलिंग कवर्ड मेक, जो क्या करता है, स्वयं अ कूलिंग कवर्ड मेक, सभी प्राणी जात के लिए ठंडक प्रदान करता है, गर्मियों के मौसम में शीतलता प्रदान करता है। गेंट्स द हॉट सीजन, कहाँ पर, उस गेंट्स बने विशाल का, द हॉट सीजन मीन्स गर्म मौसम में। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कहाँ पर, मिड माने बीच में, फॉरेस्ट ब्रेक में होता है जंगलों के, उन जंगलों के बीच में भेड़ों के लिए ये सभी प्रकृति की सुंदर सुंदर चीजें क्या करती हैं, शीतलता प्रदान करती हैं, छाया प्रदान करती हैं। और ये स्टैंजा यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब यहाँ पर किस लाइन में कवि ने कौन से अलंकार का प्रयोग किया है उसको देख लें। जैसे यहाँ पर देखिए कूलिंग कवर्ड, का शब्द एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है, इस तीसरी लाइन में हमारा एलिट्रेशन अलंकार। कौन सा अलंकार है, एलिट्रेशन अलंकार है। जैसे फिर कहता है क्लियर रिल्स, स्वच्छ पानी का झरना, ये हमारा इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी फिगर ऑफ स्पीच है। कब कहता है मानो कि एक स्वच्छ पानी का झरना क्या करता है, इन गर्मियों के मौसम में हमें शीतलता या ठंडक प्रदान करता है। अब आइए इसके आगे की पूरी कविता को हम अब कवर करते हैं। अब चलिए उसके आगे देखिए हम, लेकिन इसके ऊपर वाली लाइन से फिर शुरू करते हैं। गेंट्स द हॉट सीजन, है ना, कहता कवर्ट में गेंट्स द हॉट सीजन, वो विशाल का गर्म मौसम। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कहता है मिड फॉरेस्ट मीन जंगल के बीच की वो झाड़ियां। रिच विथ स्प्रिंकलिंग, जो समृद्धशाली हो गई हैं। स्प्रिंकलिंग माने खिलते हुए, खिलते हुए, काहे से, फेयर मस्क रोज, कहता कस्तूरी वाले गुलाब की, ब्लूम्स माने खुशबू से। कहता है यहाँ पर भी कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है कि जंगल की बीच की वे झाड़ियां जो कस्तूरी वाले गुलाब की खुशबू से क्या हैं, एकदम समृद्ध हो गई हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मीन्स हमारा होता है शानदार, क्या होता है,
ग्रैंडियर मीन्स हमारा होता है शानदार। ऑफ द डूम्स, डूम्स मीन्स होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश। कभी कहता है एंड सच टू, और उसी प्रकार। द ग्रैंडियर मीन्स वो शानदार, ऑफ द डूम्स माने डिस्ट्रक्शन, अर्थात हमारे जो महान योद्धा हैं जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उन लड़ाइयों में वो शानदार रहे हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, कभी कहता है वी हैव इमेजिन, हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, महान, डेड मीन्स होता है वे महान योद्धा जिन्होंने पराक्रम के साथ लड़ाई लड़ी है। यहाँ पर भी कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है कि उन महान योद्धाओं ने जो विनाश करते हुए मतलब शानदार ढंग से चीजों पर विजय प्राप्त की है। यहाँ पर भी कवि सुंदरता का ही वर्णन करता है। ऑल लवली टेल्स, कवि कहता कि वो सभी सुंदर कथाएं या कहानियां दैट वी हैव हियर्ड, जिसको हमने सुना है या पढ़ा है, ये सभी हमको क्या देती हैं, हमारे मन को ताजगी प्रदान करती हैं, हमारे मन को आनंद प्रदान करती हैं। फिर एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल रिंग पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, ब्रिंक माने होता एज, EDGE मीन्स किनारा। अब यहां पर देखिए कवि कहता है कि एंड एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस मीन्स होता कभी ना समाप्त होने वाला फौहारा, कहेगा इमोर्टल रिंग, इमोर्टल मीन्स होता नासवान, इमोर्टल मीन्स अमर, ड्रिंक मीन्स होता है पेय, कहता है हेवेंस ब्रिंक, कहता है और ईश्वर, हेवेंस मीन्स होता स्वर्ग के एक किनारे से कभी ना समाप्त होने वाला एक अमर पेय पदार्थ, पॉरिंग मीन्स होता उड़ेलता है, अनटू अस माने हमारे ऊपर। और इस तरह कभी अंतिम लाइनों में कह रहा है कि ईश्वर जो है स्वर्ग के एक किनारे से वो अमरता प्रदान करने वाला ड्रिंक या पेय पदार्थ, एंडलेस फाउंटेन, कहता कभी ना समाप्त होने वाले झरने के स्रोत की तरह है, पॉरिंग अनटू अस, वो हमारे ऊपर स्वर्ग के किनारे से क्या करता है, उड़ेलता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स की संपूर्ण कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेंट्रल आइडिया और इसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन उनको भी कवर करेंगे। वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।